गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, अपन ने पिछली क्लास में पावर के बारे में स्टडी किया था, शक्ति के बारे में। ठीक है, आरएलसी श्रेणी क्रम परिपथ को अपन डिटेल में स्टडी करे थे। ठीक है, उसमें अपन ने पावर फैक्टर पढ़ा था। ठीक है, पावर के बारे में पढ़ा था। उसके बाद अपन ने कहा था वाटलेस, मतलब जो शक्तिहीन धारा होती है, कार्यकारी धारा होती है, इन कई सारी चीजों के बारे में अपन ने स्टडी करी। ठीक है, विशेषता गुणांक भी अपन ने देखा था, अर्ध शक्ति बिंदु आवर्ती पढ़ी थी अपन ने। और फिर लास्ट बच्चों जो अपन शक्ति के क्वेश्चन सॉल्व करे थे, प्रभावी शक्ति के लो, ठीक है, या फिर अपन वास्तविक शक्ति लें या प्रभावी शक्ति या औसत शक्ति या ऐसी परिपथ शक्ति। ठीक है, उससे अपन ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, तो अब देखिए इस पे एक क्वेश्चन, टोटल 3 क्वेश्चन थे, दो अपन ने क्लास में कर ही लिए थे, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था मैंने। चलो उस क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन ये था कि एक ऐसी परिपथ में V व I निम्नानुसार हैं, तो V का मान कितना दे रखा है, मतलब इस समीकरण के अनुसार V परिवर्तित हो रहा है और I इस समीकरण के अनुसार परिवर्तित हो रहा है। और ज्ञात करना है फाई, मतलब फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I। ठीक है, वोल्टेज और धारा में अपन को कलांतर ज्ञात करना है, पावर फैक्टर याद करना है, CLR के जुड़े होने की संभावना बतानी है, कौन कौन जुड़ा हो सकता है या जुड़ा होगा या नहीं होगा। ठीक है, और ये सारी राशियां अपन को ज्ञात करनी है। तो चलो सबसे पहले अपन निकालें फाई का मान। कैसे निकालें बच्चों फाई का मान? देखिए कलांतर फाई बराबर क्या होता है, 5V माइनस 5I। तो 5V, V की कला वोल्टेज कला कितनी है यहाँ पे 100T माइनस धारा की कला कितनी है 100T प्लस π/3। यहाँ से बच्चों 100T से 100T कट जाएगा, कितना आ गया माइनस π/3। तो अपन ने निकाल लिया फाई का मान, कितना आ गया माइनस π/3। फिर हमसे पूछा है पावर फैक्टर, जो शक्ति गुणांक है कितना होता है शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर का मान ये होता है cos फाई। क्योंकि आपसे कहा मैंने कि Z पता चल जाए या फाई पता चल जाए तो फिर हम आराम से निकाल सकते हैं। Z पता चल जाए तो cos कैसे निकाल लो, पावर फैक्टर बराबर R/Z, और फाई पता चल जाए तो cos फाई की सहायता से निकाल लो। तो cos फाई मीन्स cos माइनस π/3, cos माइनस π/3। तो जो cos माइनस π/3 का मान कितना होता है, देखिए यहाँ पे cos 60 डिग्री, क्योंकि cos नेगेटिव थीटा है, cos नेगेटिव थीटा का मान cos थीटा ही होता है, cos नेगेटिव थीटा का मान cos थीटा ही होता है, अर्थात माइनस π/3 का मान cos π/3 आएगा। और cos π/3 मतलब cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 मीन्स 0.5। ठीक है, तो पावर फैक्टर कितना है 1/2 0.5 ही आ गया। फिर निकालना अपन बच्चों CLR के जुड़े होने की संभावना है। तो यहाँ पे आप देखिए बच्चों गौर से, फाई का मान है, फाई का मान अपन देख रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब C तो अवश्य रूप से जुड़ा होगा। फाई बराबर क्या बच्चों नेगेटिव, फाई नेगेटिव है, इसका मतलब C अवश्य जुड़ा है, C अवश्य जुड़ा है। क्यों बच्चों C फाई को नेगेटिव लेके कौन जाता है C, मतलब संधारित्र। और तो फिर हम देखें फाई का मान, यहाँ पे फाई का मान एग्जैक्ट माइनस π/2 नहीं है, नेगेटिव तो है बट एग्जैक्ट माइनस π/2 नहीं है। इसका मतलब जो C का यहाँ पे जो वोल्टा के तीर है थोड़ा सा झुका हुआ है, एग्जैक्ट 90 नहीं है, I के साथ किसी एंगल बना हुआ है, 60 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, तो उसका मतलब R यहाँ पे अवश्य है। क्या बच्चों R अवश्य, क्योंकि फाई का मान एग्जैक्ट माइनस π/2 ना हो या एग्जैक्ट प्लस π/2 ना हो, इसका मतलब था R अवश्य जुड़ा हुआ है, R अवश्य जुड़ा है। और फिर रही बात L की, L बच्चों यहाँ पे जुड़ा हो भी सकता है और नहीं भी। जुड़ा होगा तो इस तरह से जुड़ा होना चाहिए कि XC का मान ज्यादा हो XL से। L जुड़ा हो तो ऐसे जुड़ा हो सकता है कि XC का मान XL से ज्यादा रहे। ठीक है, तो यहाँ पे C तो अवश्य जुड़ा हुआ है। ठीक है, जबकि L जुड़ा हो भी सकता है और नहीं भी, हो भी सकता है नहीं भी। ठीक है, तथा नहीं भी, L जुड़ा हो भी सकता है, C तो अवश्य जुड़ा है जबकि L जुड़ा हो भी सकता है और नहीं भी, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, अब ये अपन देख लिया R और C तो मस्ट है, जबकि L का मान हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, उसके बाद फिर हमें क्या निकालना है, यहाँ पे Z का मान, Z बराबर, तो Z का मान कैसे निकालना है बच्चों, वोल्टेज और करंट की इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो यहाँ पे अगर अपन Z बराबर V/I करें तो Z बराबर कर दूं V0/I0, V/I को मतलब I VRMS/I/RMS करो या V0/I0, उससे Z निकल जाएगा। तो जो V0 का मान कितना है, यहाँ पे V0 का मान देखिए 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट, और I0 का मान कितना है 100 मिली एम्पियर, मतलब 100 इंटू 10⁻³ यहाँ से 100 से 100 कट गया, कितना आ गया ये 10⁻³ ओम। Z का मान कितना है बच्चों 10⁻³ ओम आ गया। ठीक है, उसका फिर हमें क्या निकालना है, यहाँ पे R निकालना है। तो R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है Z cos फाई, ये अपन जानते हैं Z cos फाई। तो यहाँ पे Z का मान तो 1000 है, इसी 10 की घात 3 है।
ठीक है, इंटू कॉस फाई का मान। कॉस फाई का मान कितना जाएगा, यहाँ पे देखा था अपन ने, कॉस फाई का मान 1/2 आ रहा है, 1/2 तो कितना जाएगा बच्चों 500 ओम। आर का मान हो गया 500 ओम। क्लियर। अब देखिए एक्स निकालें, तो एक्स बराबर क्या होता है, जेड साइन फाई। एक्स बराबर जेड साइन फाई होता है, तो जेड साइन फाई, जेड का मान रख दो 1000, साइन फाई का मान, ठीक है। अब साइन फाई का मान निकालेंगे, तो साइन फाई का मान कितना आएगा यहाँ पे, देखिए जहां पहले मतलब साइन √3/2, साइन √3/2 आ रहा है यहाँ पे, मतलब साइन नेगेटिव ऑफ फाई का मान कितना है, नेगेटिव π/3, नेगेटिव π/3, ठीक है। वैसे तो अपन जानते हैं साइन नेगेटिव π/3 का मान क्या होता है बच्चों, माइनस √3/2 होता है, क्योंकि साइन नेगेटिव थीटा होता है बच्चों माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे माइनस √3/2 अगर आप रखते हो तो x का मान क्या आएगा, नेगेटिव। और हम जानते हैं x का मान नेगेटिव नहीं होता, x का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है हमेशा। तो x का मान नेगेटिव यहाँ पे आ रहा है, वो दर्शा रहा है कि xc बड़ा है xl से, क्योंकि अपन प्राय x का मान क्या लिखते हैं, xl माइनस xc लिखते हैं, ठीक है। तो xl माइनस xc का मान नेगेटिव आ गया, इसका मान बड़ा कौन है, xc का मान बड़ा है, ठीक है। और xc का मान बड़ा हो तो फिर उस समय x का मान xl माइनस xc न लिख के xc माइनस xl लिखना पड़ता है, ताकि x सदैव धनात्मक रहे, क्योंकि x कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकता। इसलिए बच्चों यहाँ पे अपन इसका मान परिमाण के रूप में ले लें, तो परिमाण के रूप में ले लोगे तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा बच्चों, साइन 60 का मान √3/2, मैंने परिमाण ही ले लिया √3/2, ठीक है। तो कितना जाएगा ये 500√3 ओम, ठीक है, 500√3 ओम यह जाएगा रिजल्ट। क्लियर। अब बच्चों उसका फिर आगे x का मान निकल गया, फिर हमसे क्या पूछा है, शक्तिहीन धारा पूछी है। तो शक्तिहीन धारा, शक्तिहीन धारा क्या होती है बच्चों, शक्तिहीन धारा का मान IRMS साइन फाई को बोलते हैं शक्तिहीन धारा, IRMS साइन फाई, IRMS साइन फाई को हम बोलते हैं शक्तिहीन धारा। अब यहाँ पे IRMS का मान निकालो, IRMS, I का मान तो ये शिखर मान है 100 मिली एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ से 100/√2 कर देंगे मिली एम्पियर, ये तो IRMS 100/√2 मिली एम्पियर, ठीक है। और साइन फाई, साइन फाई का मान कितना आया था, √3/2, √3/2 करोगे तो यहाँ से कितना जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये 2 से 100 तो कट जाएगा कितनी बार, 50 बार, ठीक है। ये कट जाएगा यहाँ पे 50 बार कट जाएगा, इससे ये काट दो लो 50 बार, ठीक है। फिर यहाँ पे हम देखें 50 को हम लिख देंगे 25 × 2, 50 को 25 × 2 लिख देंगे तो नीचे √2 से 2 √2 बार कट जाएगा, तो कितना बच गया 25। और फिर यहाँ पे √2 आया, √2 एंड √3 को मल्टीप्लाई करेंगे √6 हो जाएगा, तो कितना है बच्चों, 25 √6 मिली एम्पियर, ठीक है। तो शक्तिहीन धारा का मान कितना आ गया, 25 √6 मिली एम्पियर, ये आ गया है। अब बच्चों यहाँ पे हमें निकालना है शक्ति का मान, निकालना है P का मान। अब P का मान कैसे निकालें, P बराबर आप बताया था मैंने IRMS², आता बच्चों P का मान, P बराबर होता है, P बराबर I²RMS × R, ये होता है शक्ति का मान। तो यहाँ से IRMS कितना था बच्चों, 100/√2 मिली एम्पियर, 100/√2 मिली एम्पियर, मिली का मतलब 10⁻³ होता नहीं होता, ये लो IRMS का मान रख दिया 100/√2 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर को अपन ने 10⁻³ के अनुसार लिख दिया, स्क्वायर × R, R यहाँ पे कितना है 500 ओम, R का मान यहाँ पे 500 है। तो देखिए कितना है यहाँ पे, यहाँ से तो काटेंगे तो 10⁻1 बचेगी ऊपर, उसका स्क्वायर करेंगे तो ऊपर तो आएगा 10⁻2 हो जाएगा, नीचे √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा × 500, ठीक है। फिर यहाँ पे 10⁻2 से ये 2 0 कट जाएंगे, तो कितना है 5/2, 5/2 का मान कितना है बच्चों, 2.5 वाट। तो शक्ति का मान कितना प्राप्त हो गया, ये 2.5 वाट, ये आपको शक्ति का मान आपको प्राप्त हो गया, ठीक है। तो अपन ने 3 क्वेश्चन देख लिए। चलो अब अगला पॉइंट अपन पढ़ते हैं बच्चों, चौक कुंडली के बारे में, ठीक है। चौक कुंडली क्या होती है इसको थोड़ा अपन समझेंगे। अब देखो बच्चों चौक कुंडली के बारे में अपन समझें, चौक कुंडली होती क्या है। देखिए आपको मैंने पहले भी एक बार समझाया था कि चौक कुंडली मतलब किसी भी ऐसी परिपथ में हम धारा का मान थोड़ा कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें उसके श्रेणी क्रम में, परिपथ में श्रेणी क्रम में एक चौक कुंडली जोड़ना एक बेहतर विकल्प होता है। क्यों, क्योंकि अगर धारा कम करने के लिए श्रेणी क्रम में किसी प्रतिरोध को जोड़ा जाएगा तो उससे क्या होता है, धारा का मान कम तो हो जाता है परिपथ में, परंतु उस प्रतिरोध पे शक्ति क्षय होकर ऊर्जा हमारी बेकार जारी हो रही होती है, ठीक है। तो इसलिए परिपथ के श्रेणी क्रम में हम क्या जोड़ते हैं, चौक कुंडली। लेकिन चौक कुंडली के साथ दिक्कत ये है कि केवल किसके साथ ही बच्चों वर्क कर पाती है, AC के साथ।
ठीक है, मतलब एसी के साथ ही इसका उपयोग हो पाता है, डीसी के साथ ये यूजफुल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका उपयोग किस लिए करते हैं, इसका उपयोग करते हैं डीसी का मान मतलब एसी का मान कम करने के लिए। ठीक है, परिपथ में, एसी परिपथ में धारा घटाने के लिए। ठीक है, ठीक है, एसी धारा डिक्रीज करने हेतु उपयोग। ठीक है, किसी परिपथ में जो आपको जो एसी धारा है इसका मान घटाना है तो उसके लिए हम यहाँ पे चौक कुंडली का उपयोग करते हैं। अब चौक कुंडली कुछ नहीं होती, सिंपल बच्चों एक आरएल सीरीज सर्किट के रूप में मान सकते हैं। वैसे चौक कुंडली क्या बच्चों, सिंपल किसी तार को आप एक स्प्रिंग के रूप में मोड़ दो, तार को एक स्प्रिंग के रूप में मोड़ दें इस प्रकार से, इससे हम क्या बोलते हैं, चौक कुंडली बोलते हैं। ठीक है, चौक कुंडली बोलते हैं। अब यहाँ पे अंदर अपन ने लॉक रॉड ले लिया है, ठीक है, मतलब लोहे के सिलेंडर पे अपन इसको लपेट दिया है, उससे हो गया लोहे के सिलेंडर से, क्योंकि लोहे का म्यू आर काफी उच्च होता है, तो लोहे का म्यू आर काफी उच्च होने के कारण इसका जो एल है, जिससे एक्सएल का मान काफी उच्च हो जाएगा, क्योंकि एल समानुपाती म्यू आर और एक्सएल समानुपाती एल, तो इसलिए एक्सएल का मान काफी उच्च हो जाता है, इसलिए अपन अंदर लोहे का रॉड उपयोग करते हैं। नहीं करो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए फिर एक्सएल का मान कम रहेगा। ठीक है, तो लोहे का रॉड उपयोग करना अच्छा रहता है। अब जो ये किससे बिहेव करती है, इस प्रकार से ये एक्सएल मतलब आर एल श्रेणी क्रम की तरह बिहेव करती है। क्यों? क्योंकि जो तार अपन ने यहाँ पे लिया है, ये स्प्रिंग के रूप में मोड़ा है, उस तार का भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। आप जानते हो बिना प्रतिरोध कोई तार होती ही नहीं है, इस तार का भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, इसलिए अपन ने यहाँ पे श्रेणी क्रम में आर दिखा दिया है, आर एल श्रेणी क्रम परिपथ। ठीक है, हाँ, अगर बच्चों बोल दे कि आपसे कहते कि आदर्श चौक कुंडली है, तो बच्चों अगर आपसे कहा कि आदर्श चौक कुंडली है, तो आदर्श चौक के लिए, आदर्श चौक कुंडली के लिए क्या होता है बच्चों, आर का मान क्या होता है, 0, आर बराबर कितना लेंगे, 0। और अगर कोई सामान्य कुंडली है, सामान्य चौक कुंडली के लिए आर का मान नॉट इक्वल टू 0 होता है, आर नॉट इक्वल टू 0, सामान्य चौक कुंडली उसके लिए आर नॉन 0 होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों आपसे कहा कि मैंने ये किसका वर्क करती है, एसी के साथ, और एसी के साथ इसका बिहेवियर कैसा है, क्या इसकी वर्किंग है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं कि आपसे कहा देखो क्या बन रहा है, आर एल सीरीज सर्किट पढ़ चुके हैं पहले अपन, आर एल श्रेणी क्रम संयोजन। तो जो अपन आर एल श्रेणी क्रम में सारी चीजें पढ़ी थी, धारा का मान, वोल्टेज का मान, जेड का मान, tan फाई का मान, ठीक है, तो वो सारी चीजें जो अपन यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं, या शक्ति गुणांक का मान या पावर का मान, कैसे देखिए यहाँ बच्चों देखो एसी के साथ इसका उपयोग जो होता है विद एसी, मतलब इसको हम एसी परिपथ में उपयोग में लें, एसी परिपथ में उपयोग में लेने पर किस तरह से इसका बिहेवियर है, क्या इसके सूत्र बनते हैं, यहाँ देखो बच्चों आप इस तरह से हम बात करें विद एसी, ये बच्चों इस प्रकार से ये एक्सएल, ये आर, ये कोई चौक कुंडली है। ठीक है, ये चौक कुंडली है, एक्सएल और आर अपन दिखा दिए इसके, ये एक्सएल ये आर, ठीक है, चौक कुंडली हो गई है। इसको अपन जोड़ा किसका बच्चों, इस प्रकार से एसी परिपथ के साथ, ये एसी परिपथ है, ये V वोल्ट इसका आरएमएस मान, जिससे यहाँ पे परिपथ में धारा पाई तो रही आई। ठीक है, आई आरएमएस, ये आई का भी आरएमएस मान लिख दिया, वोल्टेज का भी आरएमएस मान, इस प्रकार से धारा पाई तो रही है। ठीक है, अब तो यहाँ पे आप जानते हो इस जगह आई का मान निकाले तो आई बराबर क्या होता है, आई बराबर क्या होता है बच्चों, V अपॉन जेड। आई बराबर आप जानते हो V अपॉन जेड, और जेड का मान क्या रखेंगे, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, क्योंकि आर एल श्रेणी क्रम परिपथ है ये। ठीक है, आर एल श्रेणी क्रम परिपथ है, ये चीज अपन देख ली। उसके बाद फिर बात करें यहाँ पे शक्ति की, यहाँ पे शक्ति का जो मान होता है कितना होता है, P बराबर कैसे निकालते हैं, आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर, इसका उपयोग कर सकते हैं, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर, या चाहो तो इस आई आर एम एस को लिख दें, क्या लिख दें, V अपॉन जेड, V आर एम एस अपॉन जेड, V आर एम एस अपॉन जेड का होल स्क्वायर इंटू आर, ये लिखते हैं। ठीक है, क्या बच्चों इसमें फिर इसको हम चाहें तो लिखते हैं V आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, V आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, ये भी लिखते हैं अपन शक्ति के लिए। ठीक है, अब तो उसका फिर हम देखें tan फाई का मान निकाल रहा हूं, तो tan फाई कैसे निकालते हैं, यहाँ पे tan फाई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एक्सएल अपॉन आर, या लिख दें इसको VL अपॉन VR। ठीक है, और फिर उसका शक्ति गुणांक पूछ ले आपसे, तो यहाँ पे शक्ति गुणांक मतलब पावर फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, R अपॉन Z। जेड का मान आपको खैर पता ही है, कितना जेड का मान, जेड का मान है यहाँ पे रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, या जरूरत पड़ने पे इसको अपन पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस फाई का भी उपयोग कर सकते हैं, कॉस फाई। अगर हमें फाई पता है तो पावर फैक्टर कॉस
वापस फाई से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो क्या बच्चों AC के साथ ये अपन ये फॉर्मूले काम में लेंगे, ये जानते हैं खैर RLC श्रेणी क्रम संयोजन है। ऐसे अगर ये DC के साथ होता तो क्या होता बच्चों, देखिए विद DC, अगर इस चौक कुंडली को DC के साथ अपन जोड़े तो हम जानते हैं DC के साथ जो यहाँ पे L होता है, L मतलब जो प्रेरकत्व है ये एक ऑन पथ की तरह व्यवहार करता है, ऑन पथ की तरह व्यवहार करता है। मतलब इस प्रकार से देखिए यहाँ जो L है ये एक ऑन पथ की तरह व्यवहार करेगा, ऑन पथ की तरह। मतलब यहाँ पे इस L का जो बिहेवियर है ये क्या बच्चों, एक ऑन पथ, ये चौक कुंडली ही सही, चौक कुंडली ये R है ही सही, यहाँ जो L है ये L किसके बिहेव कर रहा है बच्चों, ऑन पथ की तरह बिहेव कर रहा है, ऑन पथ। L का व्यवहार एक ऑन पथ की तरह होता है। ठीक है, श्रेणी क्रम मतलब अगर DC के साथ जोड़ा जाए, ये V वोल्ट की DC सप्लाई है, इससे अपन जोड़ रहे हैं तो L एक ऑन पथ की तरह व्यवहार कर रहा है, और यहाँ परिपथ में धारा I दिखा दी अपन ने। ठीक है, अब यहाँ पे I का मान कितना होगा, यहाँ पे I का मान इस जगह I का मान अपन निकालते हैं तो सिंपल V/R, I इसको सिंपल V/R हो जाएगा। और अगर शक्ति का मान निकाले यहाँ पे तो शक्ति मान क्या है यहाँ पे P बराबर I स्क्वायर इंटू R, I स्क्वायर इंटू R, या इसको लिख दें I स्क्वायर इंटू R को हम लिखते हैं I को लिख दें V/Z, V/Z बच्चों सॉरी जो एक बताओ V इंटू आई भी कर सकते हैं, ये तीन फॉर्मूले पढ़ते हैं बचपन में। ठीक है, ये शक्ति के तीन फॉर्मूले, धारा का तो फॉर्मूला, ये शक्ति के तीन फॉर्मूले, ये DC के साथ क्लियर। तो AC के साथ ये सूत्र काम में आते हैं और DC के साथ ये सूत्र, क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं DC में यहाँ पे जो L का बिहेवियर एक ऑन पथ की होता है, तो परिपथ में केवल क्या बचा, R बचा, केवल R बचेगा तो धारा निकालेंगे तो V/R करेंगे, ये शक्ति निकालेंगे तो P बराबर I स्क्वायर R कर दो, या V स्क्वायर अपॉन R कर दें, या V इंटू आई। ठीक है, अब बच्चों इस पे एक दो न्यूमेरिकल्स अपन लिखे हैं, इनको चलो डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को। क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पे। क्वेश्चन फर्स्ट, जब L बराबर 10 हेनरी वाली चौक कुंडली को 10 वोल्ट DC सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है तो उत्पन्न शक्ति P बराबर कितनी, 20 वाट होती है, जबकि 10 वोल्ट AC के साथ जोड़ने पर P बराबर 10 वाट प्राप्त होती है। तो हमें कुंडली का R, Z, XL और AC सप्लाई की आवृत्ति ज्ञात करनी है, सारे मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पे हम किसके साथ जोड़ रहे हैं, DC के साथ। तो आप देखिए DC के साथ अगर जोड़ा जाए, DC सॉल्यूशन नंबर 1 अपन देख रहे हैं DC, तो आप देखो DC के साथ इसको आप जोड़ोगे DC के साथ, तो DC के साथ जोड़ने पर अपन जानते हैं शक्ति का सूत्र क्या काम में लेते हैं, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R, क्योंकि वोल्टेज की जानकारी दे रखी है। तो P बराबर ये लगा दें V स्क्वायर अपॉन R, ये लगा रहा हूँ P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। तो शक्ति का मान यहाँ पे कितना देगा बच्चों, 20, शक्ति का मान यहाँ पे 20 रख देंगे। ठीक है, शक्ति का मान रख दिया, यहाँ पे 20 रख दिया मैंने। वोल्टेज का स्क्वायर करो, वोल्टेज कितना है यहाँ पे 10 वोल्ट, 10 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर बटा R, यहाँ से निकालिए R का मान कितना जाएगा बच्चों, देखिए R बराबर जाएगा 5 ओम आ जाएगा, फिर 100 बटा 20 करेंगे तो R का मान कितना आ गया, 5 ओम। ठीक है, तो पहली चीज तो निकालिए अपने, R का मान आ गया 5 ओम आ गया R का मान। ठीक है, ये अपने क्या DC के साथ R का मान 5 ओम। ठीक है, ये प्राप्त हो गया। अब हम देखें AC, अब इसको हम AC के साथ जोड़ रहे हैं, AC के साथ, तो AC के साथ अपन देखें जो शक्ति का फॉर्मूला है, शक्ति का फॉर्मूला ये लगा दें V/RMS अपॉन Z स्क्वायर इंटू R, ये लगा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए P बराबर ये लगा रहा हूं मैं V/RMS अपॉन Z स्क्वायर इंटू R। ठीक है, ये लगा रहे हैं। अब बच्चों P का मान कितना रखा, 10 वाट रखा है यहाँ पे, P का मान 10 रख दो। ठीक है, V/RMS, तो यहाँ पे जो वोल्टेज रखा है AC के साथ जो वोल्टेज दिया वो कुछ नहीं बताया, तो उसको RMS मान मानते हैं, ये RMS वोल्ट था 10 वोल्ट। ठीक है, 10 बटा Z स्क्वायर इंटू R, R कितना बच्चा यहाँ पे 5, ये R का मान 5 रख दिया। ठीक है, R का मान 5 रख देंगे तो 5 से 10 दो बार कट जाएगा। ठीक है, और ये 100 आएगा तो यहाँ पे Z स्क्वायर बराबर 50, तो Z का मान आ जाएगा 5√2। ठीक है, यहाँ से आप निकाल लें Z बराबर आ गया 5√2 ओम, Z बराबर 5√2 ओम। ओम ये आ जाएगा Z का मान, Z का मान आ गया 5√2। ठीक है, अब उसके बाद फिर हमें क्या निकाला XL, तो आप जानते हो Z जो होता है
z बराबर, ये आप जानते हैं z बराबर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर करते हैं, ठीक है। z बराबर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, तो z का मान कितना है 5√2, r का मान निकाला अपन ने कितना आया था 5, और एक्सएल स्क्वायर, तो यहाँ से एक्सएल निकाल लो, एक्सएल का मान कितना आएगा, यहाँ पे वर्क कर देंगे, वर्क करने में 50 आएगा, 50 बराबर 25 प्लस एक्सएल स्क्वायर, 50 बराबर 25 प्लस एक्सएल स्क्वायर, तो एक्सएल स्क्वायर का मान 25, तो एक्सएल का मान कितना आ गया 5 ओम आ गया, एक्सएल का मान आ गया बच्चों 5 ओम, ठीक है, ये आ गया एक्सएल का मान 5 ओम। अब उसका फिर क्या निकालना है हमें, एसी सप्लाई की आवृत्ति निकालनी, एक्सएल आ गया है, और तो फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू आप जानते हो एक्सएल अपॉन 2 पाई एल, ये बनता है क्योंकि एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल, एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल, तो एफ बराबर एक्सएल अपॉन 2 पाई एल, ये हो जाएगा। अब एक्सएल का मान तो 5 अपन निकाल लिया है, 2 पाई एल का मान कितना दिया आपको 10 हेनरी, तो एल का मान 10 रख देंगे, तो ये 5 नीचे 10 दो बार कट जाएगा, और 2 इंटू 2 4 पाई, मतलब 1/4 पाई हर्ट्ज, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 1/4 पाई हर्ट्ज, ये आ गई आवृत्ति, ठीक है। तो ये अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया, आई हुआ समझ में। अब देखें फिर एग्जाम्पल नंबर 2, ये देखें सॉल्यूशन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए एक्सएल बराबर आर वाली चौक कुंडली को शिखर मान E0 वाली एसी सप्लाई जोड़ा जाए, तो वी व आई के मध्य कलांतर व इस परिपथ की शक्ति बतानी है। तो जो एक्सएल बराबर आर दे रखा है, तो कलांतर निकालना, देखिए ये रहा tan फाई का मान ऐसे निकाल से tan फाई बराबर एक्सएल अपॉन आर कर दीजिए, tan फाई बराबर एक्सएल अपॉन आर, ठीक है। तो एक्सएल से आर कट जाएगा, दोनों का मान समान दे रखें, समान दे रखें, तो कितना है बराबर 1 आ गया, तो यहाँ से फाई कितना आ गया, फाई का मान आ गया 45 डिग्री, क्या कहते हैं π/4, तो कलांतर निकाल लिया अपन ने, कितना आ गया बच्चों π/4 आ गया, कलांतर का मान π/4, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पे परिपथ की शक्ति याद करनी है, शक्ति के लिए अपन लगा दें फॉर्मूला वाला P बराबर VRMS अपॉन Z होल स्क्वायर इंटू आर, इसका उपयोग कर रहा हूं मैं, P बराबर VRMS अपॉन Z होल स्क्वायर इंटू आर, इसका उपयोग कर रहे हैं। अब बच्चों RMS वोल्ट था, यहाँ पे आपको शिखर मान दे रखा है, कितना दे रखा है शिखर मान E0, तो इसका RMS मान क्या हो जाएगा E0 अपॉन √2, होगा नहीं होगा, ये तो क्या लिखा मैंने RMS मान E0/√2, शिखर मान E0 है, RMS मान E0/√2। अब Z का मान, Z के लिए अपन क्या लगाते हैं रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि एक्सएल का मान भी क्या है बच्चे यहाँ पे आर ही है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि एक्सएल का मान आपको आर दे रखा है, स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। अब इसको बस थोड़ा सरल कर लो, क्या आता देखिए आंसर, यहाँ पे ऊपर तो आएगा E0 स्क्वायर बटा 2, और यहाँ क्या जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट करेंगे तो ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर, वर्ग और यहाँ पे वर्ग में हट जाएगा तो 2r स्क्वायर हो जाएगा, ये 2r स्क्वायर, और ये इंटू आर है ही सही, क्या से बच्चों एक आर से एक आर कट गया, तो कितना क्या बच्चों आ गया आंसर E0 स्क्वायर अपॉन 4r, ये आ जाएगा रिजल्ट, शक्ति का मान E0 स्क्वायर अपॉन 4r, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ये चौक कुंडली के अपन ने 2 क्वेश्चन समझ लिए, आई हुआ समझ में। तो चौक कुंडली कुछ नहीं है, सिंपल था बच्चों, RL श्रेणी क्रम परिपथ को ही अपन कहते हैं, और उससे आराम से सॉल्व करके मान निकाल सकते हैं चौक कुंडली संबंधित क्वेश्चंस, ठीक है। तो जो यहाँ तक तो अपन ने पूरा पढ़ लिया है श्रेणी क्रम परिपथ के बारे में, सारे क्वेश्चन अभी तक अपन श्रेणी क्रम परिपथ के बारे में पढ़े थे। अब अपन स्टार्ट करेंगे RLC समांतरक्रम परिपथ। तो जो समांतरक्रम परिपथ हो या श्रेणी क्रम परिपथ, आपने कहा था स्टार्ट कहाँ से करते हैं, कला आरेख से, कला आरेख से स्टार्ट करके अपन बच्चों पहले हम यहाँ पे कला आरेख की सहायता से संबंध बनाते हैं, वोल्टेज का संबंध बनाया था अपन ने पहले, फिर उसमें अपन ने धारा का डिवाइड करके जेड का संबंध बनाया, फिर tan फाई के मान ज्ञात किए। तो कुल मिला के जब भी कोई एक तरह से इस तरह कॉम्बिनेशन दे रखे हो, श्रेणी क्रम समांतरम की या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन कुछ भी हो, तो स्टार्टिंग कला आरेख से ही की जाती है। कैसे देखिए, चलो यहाँ पे बनाया पहले अपन कला आरेख बनाया, सा क्या बनेगा देखिए, कला आरेख से ही अपन इसको स्टार्ट करेंगे फेजर डायग्राम से। कैसे स्टार्ट करेंगे बच्चों, फेजर डायग्राम से। यहाँ पे आप देखिए इसके अंदर, यहाँ तो समांतरक्रम में आप जानते हो पहली बात तो क्या चीज समान होती है, वोल्टेज का मान। यहाँ पे टोटल वोल्टेज V है, तो इसके सिरों पर यहाँ भी वोल्टेज V आ रहा होगा, इसके सिरों पर वोल्टेज V है, इसके सिरों पर वोल्टेज V है, सब जगह विभवांतर कितना आ रहा है बच्चों V, ठीक है। और परंतु धारा का बंटवारा होता है, यहाँ से I इधर गई धारा, इसमें गई IR, इसमें गई IL, इसमें गई IC, ये बच्चों धारा का बंटवारा हुआ, ठीक है। परंतु यहाँ पे ये मत सोचना कि I बराबर IR प्लस IL प्लस IC होगा, नहीं, वो अगर DC परिपथ होता
डीसी परिपथ होता तो हम I बराबर आई आर प्लस आई एल प्लस आई सी कह सकते थे, लेकिन एसी परिपथ में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो जो कला आरेख में अपन यहाँ पे देखें, अब तो इसके अंदर देखिए, इस कला आरेख बनाने से पहले अपन यहाँ पे मान लें, सपोज माना यहाँ पे बच्चों एक्सएल का मान छोटा है, एक्सएल लेस देन एक्सी है, एक्सएल लेस देन एक्सी है, तो आप यहाँ देखते हैं कि आई एल इज ग्रेटर देन क्या होगा, आई सी होगा। ठीक है, आई एल ग्रेटर देन आई सी होगा। बात पल्ले पड़ी, क्यों होगा? क्योंकि बच्चों अपन जानते हैं यहाँ पे इस जगह यहाँ पे आई आर का मान वी अपॉन आर, ठीक है, आई एल का मान वी अपॉन एक्सएल, आई सी का मान वी अपॉन एक्सी। ठीक है, तो अगर एक्सएल लेस देन एक्सी है, मतलब हम देख रहे हैं यहाँ पे आई का मान इस एक्स के व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है। ठीक है, तो अगर एक्सएल छोटा है तो आई एल का मान बड़ा होगा। बात पल्ले पड़ी। अब बच्चों इसलिए यहाँ पे आई एल का मान अपने बड़ा माना है, तो कला आरेख अपन यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसके अंदर देखिए पहले अपन यहाँ पे दिखाएं क्षैतिज दिशा में, अगर यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मान लो मैं आई दिखा दूं, तो टोटल आई है, तो क्षैतिज दिशा में यहाँ पे मैं आई दिखा रहा हूँ इस तरह से, ये क्षैतिज दिशा बच्चों अपन ने आई दिखा दिया, आई क्षैतिज दिशा में टोटल धारा आई दिखा दी। अब जो टोटल धारा आई अपन दिखा रहे हैं क्षैतिज दिशा में। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें देखिए टोटल धारा आई दिखाई मैंने क्षैतिज दिशा में। अब यहाँ पे इसमें बच्चों यहाँ पे वोल्टेज दिखाना चाहें तो वी आर यहाँ पे जो दिख रहा है वी, ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर चलो टोटल वोल्टेज दिखाते हैं। क्षैतिज दिशा में वी दिखा रहा हूँ मैं, क्षैतिज दिशा में वी दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आई वाले मान अलग अलग है ना, तो वी का मान तो सब में सेम है, इसलिए वी को अपन ने क्षैतिज दिखा दिया है, आई को अपन दिखाते हैं अलग अलग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई आर का मान किधर होगा, आई आर का मान बताइए। यहाँ पे हम क्षैतिज दिशा में वी दिखा रहे हैं, क्षैतिज दिशा में वी दिखा के आई के मान यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं अलग अलग। देखिए इस तरह से, पहले बच्चों देखो यहाँ पे आई का मान देखें, आई आर तो कहाँ होता है वी की दिशा में, ये लोगों आई आर दिखा दिया मैंने, वी की दिशा में दिखा दिया आई आर, ये लो ये हो गया आई आर। ठीक है, उसका बच्चों फिर यहाँ पे जो आई एल है, आई एल हम जानते हैं वोल्टेज से पीछे होता है, या कहते हैं वी का मान आई एल से आगे होता है, तो यहाँ पे आई एल का मान नीचे की तरफ आएगा इस तरह से, ये लो दिखा दिया आई एल, ये दिखा दिया मैंने आई एल। ठीक है, फिर आई सी का मान छोटा है, ठीक है, और आई सी का मान अपन जानते हैं धारा जो होती है, सी में धारा होती है वोल्टेज से पाई बटा 2 आगे होती है, सी में धारा वोल्टेज से पाई बटा 2 आगे होती है, तो इस तरह अपन ने दिखा दिया इस तरह से, ये लो ये क्या बच्चों, ये दिखा दिया अपन ने आई सी का मान, आई सी का मान दिखा दिया। अब यहाँ पे मैं निकालना है नेट वोल्टेज का मान, नेट धारा का मान ज्ञात करना है, तो देखो आई एल, पहले आई एल माइनस आई सी करें क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में, तो इस तरफ आएगा इस दिशा में, ये आएगा क्या बच्चों, आई एल माइनस आई सी, क्या जाएगा आई एल माइनस आई सी, ये आएगा आई एल माइनस आई सी। ठीक है, अब ये आई एल माइनस आई सी और ये आई आर, ये दोनों परस्पर लंबवत हैं, तो इस प्रकार से ये परिणामी धारा इस रूप में आ जाएगी इस जगह, ये जगह आई, ये जो नेट धारा हुई आई। अब देखो यहाँ पे नेट वोल्टेज और ये नेट धारा आई है, तो वोल्टेज का तीर ऊपर है आई की तुलना में, अर्थात यहाँ से अपन देखें ये फाई आपको कितना दिख रहा है, पॉजिटिव, फाई का मान कैसा आ रहा है बच्चों, पॉजिटिव आ रहा है। चलो एक छोटा सा कंफ्यूजन में हो सकता है, आप सोचे धारा तो एक अदिश राशि होती है, ये धारा को सदिश मान के कैसे निकाल लिया अपन ने, तो बच्चों यहाँ पे हम धारा को सदिश मान के सॉल्व नहीं कर रहे, यहाँ हम कला आरेख सॉल्व कर रहे हैं, धारा की दिशा दिखा के उसका परिणामी मान नहीं निकाल रहे, या हम कला आरेख के अनुसार यहाँ पे इसको सॉल्व किया जा रहा है। इसलिए इसको आप ये मत सोचना कि सदिश सर ने सदिश लेके सॉल्व किया इसको, धारा तो अदिश राशि है। ठीक है, ऐसे पहले अपन ने वोल्टेज को लेके सॉल्व किया था श्रेणी क्रम में, तो वोल्टेज भी तो अदिश राशि होती है, तो वोल्टेज कोई सदिश राशि थोड़े ना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हमने सदिश के अनुसार सॉल्व नहीं किया, इसको अपन ने यहाँ पे कला आरेख बनाकर उसकी सहायता से सॉल्व किया। इसलिए ये कंफ्यूजन दिमाग से निकाल दें कि हम यहाँ पे वेक्टर को सॉल्व कर रहे हैं, वेक्टर सॉल्व नहीं कर रहे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब ये परिणामी धारा आई, इस आई का मान क्या होगा, देखिए इस जगह नेट धारा आई कितनी दिख रही है आपको, कला आरेख से अगर अपन नेट धारा निकालें, नेट धारा का मान निकालें कितना है, कला आरेख से नेट धारा का मान आई बराबर आई एल आई आर स्क्वायर प्लस आई एल माइनस आई सी होल स्क्वायर, आई स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर आर प्लस आई एल माइनस आई सी होल स्क्वायर, ये अपने देख लिया।
अब जो फिर आगे इसमें हमें वी का भाग लगा दें, टोटल वोल्टेज का दोनों तरफ भाग लगा दें वी, ये आई स्क्वायर है, ठीक है, दोनों तरफ मैंने वी का भाग लगा रहे हैं वी स्क्वायर का, तो जाएगा ये आई आर बटा वी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आई एल बटा वी माइनस आई सी बटा वी होल स्क्वायर, ठीक है, इसका भाग लगा दिया अपन ने। अब तो यहाँ पे क्या बन जाएगा देखिए, ये यहाँ तो इसमें यहाँ हम देखें ये I बटा वी, ये टोटल धारा बटा टोटल वोल्टेज है, इसे हम क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा 1/Z, 1/Z स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा आई आर बटा वी, ये हो जाएगा बच्चों 1/R स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/XL माइनस 1/XC होल स्क्वायर, ये बन गए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये 1/Z, ये समीकरण आ गई है। अब इस 1/Z को हम बोलते हैं 1/Z मतलब Z का व्युत्क्रम, इसे बोलते हैं बच्चों Y बोलते हैं। 1/R, ये तो अपन क्या बचपन जानते हैं, R का व्युत्क्रम क्या होता है, कैपिटल G होता है, कैपिटल G चालकत्व। यहाँ बच्चों Z क्या है, कुल प्रतिबाधा, तो उसका कुल प्रतिबाधा का व्युत्क्रम जो Z है इसे बोलते हैं प्रवेश्यता। प्रतिबाधा मतलब रोकना और प्रवेश्यता मतलब प्रवेश होने देना मतलब जाने देना, ठीक है। ऐसे ही ये R प्रतिरोध को शो कर रहा है, ये G चालकत्व को शो कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे 1/XL को बोलते हैं SL, ठीक है, और ये होता है SC स्क्वायर, ठीक है। SL माइनस SC स्क्वायर, इसे अपन जालकता या अधिकल्पित प्रवेश्यता भी बोलते हैं कभी कभी, जालकता या अधिकल्पित प्रवेश्यता। तो देखिए यहाँ पे इसमें आप देख रहे हो, यहाँ पे इसमें जो Y है क्या है दोस्तों, हियर यहाँ पे देखें Y यहाँ पे इसको बता रहा है बच्चों 1/Z को, Y बराबर यहाँ पे 1/Z है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रवेश्यता बोलते हैं, प्रवेश्यता कहते हैं। इसका मात्रक क्या होगा बच्चों, ओम इनवर्स, ठीक है। फिर G, यहाँ पे G क्या है, R का व्युत्क्रम, इसे हम क्या बोलते हैं, चालकत्व, चालकता नहीं बोलते, चालकत्व, चालकता तो बोलते हैं रो के व्युत्क्रम को, मतलब प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता बोलते हैं, यहाँ पे चालकत्व है ये, ठीक है। उसके बाद बच्चों फिर SL माइनस SC जो है, देखिए SL माइनस SC बराबर क्या बच्चों 1/XL माइनस 1/XC, इसे बोलते हैं जालकता या अधिकल्पित प्रवेश्यता, ठीक है। ये भी ओम इनवर्स, ठीक है, ये चीज अपन देख ली। अब बच्चों यहाँ पे इसमें देखें, ये इसके अंदर यहाँ पे अपन निकाले अब tan फाई का मान, मतलब ये तो अपन ने क्या समझा बच्चों, यहाँ तक तो अपन ने ये निकाला वोल्टेज का क्या क्या इंपॉर्टेंट संबंध है बच्चों, एक तो ये संबंध है धारा का मान, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया, जो कि वहां पे श्रेणी क्रम में ऐसा संबंध वोल्टेज के लिए आया था, यहाँ पे समांतर क्रम में ये संबंध धारा के लिए बता रहा है, आई स्क्वायर बराबर I2R प्लस IL माइनस IC होल स्क्वायर। और एक संबंध ये प्राप्त हो बच्चों Z वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये Y वाला मैंने मान बता तो दिया, लेकिन कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, इस पे नहीं पूछे जाते, इन दो पे ये हमें पता होने चाहिए। उसके बच्चों फिर आगे देखें, अब इसके बाद इसके अंदर हम निकालें कलांतर का मान, tan फाई का मान क्या रहेगा, कलांतर tan फाई देखिए, नाउ tan फाई इज इक्वल टू tan फाई मींस कलांतर का मान निकालें, कलांतर बराबर कितना होता है, कलांतर बराबर यहां से देखेंगे कलांतर कितना आएगा, लंब बटा आधार मतलब IL माइनस IC बटा IR, IL माइनस IC बटा IR, ठीक है। अब तो जैसे ये I की समीकरण है वैसी वैसी यहाँ पे Y G SL SC की समीकरण है, ठीक है। इस SL माइनस SC को हम यहाँ पर इस बिल्कुल सेम टू सेम ये समीकरण मैच हो रही है, तो हम यहाँ पे इस सूत्र को अपन लिखते हैं इस तरह से, ये लिखते हैं SL माइनस SC डिवाइड बाय IR के लिए यहाँ पे कौन है बच्चों, G है इस जगह, ये आ जाएगा G, SL माइनस SC अपॉन G, या इसको अपन ये भी लिखते हैं SL तो क्या 1/XL, ये 1/XC डिवाइड बाय G की जगह लिखते हैं अपन 1/R, ठीक है। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं इस सूत्र में। तो ये tan फाई का मान ये आ गया बच्चों, ठीक है। अब tan फाई के बाद अपन यहाँ पे ग्राफ देखना चाहें, Z वर्सेस F एंड I वर्सेस F ग्राफ, Z का F के साथ एंड I का F के साथ ग्राफ क्या होता है ये अपन समझें। तो चलो देखो Z का जो सूत्र निकल के आया था ये वाला, यहाँ से अपन Z के लिए अपन देखें तो 1/Z बराबर क्या बनेगा, देखिए
1 अपॉन जेड बराबर 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्सएल मीन्स 1 अपॉन 2 पाई एफ एल, फिर माइनस 1 अपॉन एक्स सी मीन्स 2 पाई एफ सी होल स्क्वायर। ये तो जेड का मान आ गया, ठीक है, 1 अपॉन जेड का मान। और फिर हमें आई का मान अगर निकालना है, क्योंकि हम आई वाला ग्राफ भी बनाने, तो आई बराबर क्या लिखेंगे, वी अपॉन जेड। आई बराबर वी अपॉन जेड से आई का मान अपन समझ सकते हैं। कहां से देखिए, अब यहाँ पे एट एफ इज इक्वल टू 0 अपन देखें, जीरो फ्रीक्वेंसी पे एफ इज इक्वल टू 0 का अपन यूज करेंगे। जीरो फ्रीक्वेंसी पे क्या है बच्चों मान, देखिए जेड का मान, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर आप 0 पुट करोगे तो 0 पुट करने पे यहाँ से राशि तो 0 हो गई, ठीक है, और ये राशि 1/0 करने पे क्या हो जाएगा, अनंत बन जाएगा, राशि अनंत। ये पूरी राशि क्या बन गई, अनंत बन गई, क्योंकि यहाँ पे 1 अपॉन 0 करते अनंत बन गया पूरा मान, ये पूरा मान अनंत आ गया। 1 अपॉन जेड का मान आ रहा है अनंत, तो जेड बराबर क्या आएगा, 0। जेड बराबर 0 आएगा। अब जेड बराबर 0 यहाँ रख देंगे तो वी का मान क्या होगा बच्चों, आई का मान, सॉरी आई का मान हो जाएगा अनंत, ठीक है, आई का मान अनंत हो गया। ऐसे देखें एट एफ इज इक्वल टू अनंत, फ्रीक्वेंसी अगर अनंत लेंगे तो उसकी अब क्या जेड का मान क्या आएगा, देखिए अब क्या फ्रीक्वेंसी अनंत, यहाँ रखते ही यहाँ रखेंगे तो 0 बनेगा ये चीज तो, लेकिन यहाँ रखते ही पूरा मान क्या हो गया अनंत, और माइनस के ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो उससे प्लस अनंत ही बनेगा। ये पूरी राशि क्या आ गई, अनंत आ गई। तो 1 अपॉन जेड का मान अनंत, तो जेड बराबर क्या हो गया 0, तो जेड बराबर 0 एंड आई बराबर अनंत। तो फिर एट एफ इज इक्वल टू देखें एफ आर, जिसे हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं, अनादि आवर्ती। तो अनादि आवर्ती पे आप देखेंगे जेड का मान, तो अनादि आवर्ती क्या होता है, एक्सएल बराबर एक्सी, तो एक्सएल बराबर एक्सी वाली कंडीशन है तो ये बराबर ही होगा, तो कट जाएगा ये, तो ये 1 अपॉन जेड बराबर क्या आ गया, 1 अपॉन आर आ जाएगा, रूट के अंदर 1 अपॉन आर स्क्वायर है ना, तो 1 अपॉन आर आ जाएगा, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा आर, तो जेड बराबर आया आर। तो यहाँ पे देखिए जेड बराबर 0 और 0 भी आ रहे हैं, मतलब 0 मान है, तो यहाँ पे जेड बराबर जो आर है ये इसका मैक्सिमम मान बता रहा होता है। याद करो मैंने अनुवाद आपको पढ़ाया था, उसमें बताया था कि समांतरक्रम संयोजन में जेड का मान आर होता है और वो अधिकतम मान को दर्शा रहा होता है, ठीक है, श्रेणी क्रम में भी जेड आर होता है लेकिन वो न्यूनतम मान को दर्शाता है। बच्चों यहाँ पे आई का मान देखें तो आई बराबर क्या आएगा, आई बराबर वी अपॉन आर, क्योंकि जेड का मान आर है, इसे बोलते हैं आई आर, जो कि क्या आएगी बच्चों यहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम, ये धारा आएगी मिनिमम। तो धारा यहाँ पे क्या होती है बच्चों, मिनिमम होती है इस जगह, क्लियर। ग्राफ अगर देखा जाए जेड वर्सेस एफ का ग्राफ, तो जेड वर्सेस एफ ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। जेड का एफ के साथ अपन देखें ग्राफ, जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ, तो यहाँ पे 0 से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, अधिकतम तक जाएगा, फिर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस जगह जेड का मान, जेड का अधिकतम मान पे के बराबर, जेड आर है, ठीक है, और आई का ग्राफ देखें तो आई ग्राफ आया कुछ इस तरह से आएगा, आई का ग्राफ, आई वर्सेस एफ ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। देखिए ये यहाँ पे आई का न्यूनतम मान कितना आ रहा है, ये आई आर के बराबर, ये आई का न्यूनतम मान है जो कि आई आर के बराबर आ रहा है, कब, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी टाइम पे, ये आई आर, आई का न्यूनतम मान, क्लियर। ये चीज अपन ने देख ली, बात पल्ले पड़ी। अब यहाँ पे इसमें देखिए, यहाँ पे इसमें एक चीज आपको बताना चाहूँ कि अगर फ्रीक्वेंसी का मान यहाँ पे, अभी अपन यहाँ पे देखो क्या किया था, यहाँ पे एक्सएल लेस देन एक्सी लिया था, क्या कह रहा हूँ समझना बात को, एक्सएल लेस देन एक्सी है, एक्सएल का मान छोटा है, उस समय फाई क्या आया था, पॉजिटिव। याद करो श्रेणी क्रम में एक्सएल छोटा लेते थे तो फाई नेगेटिव आया था, यहाँ पे एक्सएल छोटा है तो फाई आ रहा है पॉजिटिव, और फाई पॉजिटिव आ रहा है तो उस केस में फाई का मान पॉजिटिव होने को हम क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे प्रेरकीय नेचर, ठीक है, प्रेरकीय प्रकृति बोलते हैं। तो एक्सएल लेस देन एक्सी होने पे इस परिपथ की प्रकृति कैसी है, प्रेरकीय, जबकि अगर एक्सएल बढ़ा लेते तो फाई आ जाता नेगेटिव, और फाई का नेगेटिव आना क्या दर्शाता है, धारतीय प्रकृति को, ठीक है, फाई नेगेटिव होना धारतीय प्रकृति को दर्शा रहा होता है। तो ये चीज अपन ने देखी, क्लियर। चलो ये तो अपने जेड वर्सेस एफ ग्राफ भी देख लिए। अब यहाँ पे हम ये 2-3 क्वेश्चन लिखे, इनको 2 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है देखिए, जो इन क्वेश्चंस को अपन समझें क्या है क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहा है कि यहाँ पे इस तरह से ये आर और, अच्छा इन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको मैं एक समझा दूं, ये तो अपन ने क्या पढ़ा, तीनों का समांतरम संयोजन पढ़ा, तीनों का समांतरम संयोजन, और अगर किसी 2-2 का समांतरम संयोजन दिया होता
तो फिर हम कैसे करेंगे सॉल्व? देखिए जैसे आपको श्रेणी क्रम में समझाया था, जैसे कि बच्चों यहाँ पे आपको आर और एक्सएल दिए हुए श्रेणी क्रम में, तो इन सभी सूत्रों में से एक्सी वाली टर्म्स जो दिख रही है उसको इरेज कर दो। एक्सी वाली टर्म्स को इरेज कर देंगे, जहां पे सी आर उसको इरेज कर देंगे। कैसे बच्चों? देखिए अगर परिपथ यहाँ पे आर एक्सएल, ठीक है, मतलब आर एल परिपथ है, समांतर क्रम में सी नहीं है, तो यहाँ पे इस आई वाली टर्म्स को हटा दो, तो क्या जाएगा आई स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर आर प्लस आई स्क्वायर एल, ये आएगा। यहाँ हो जाएगा फिर 1/z स्क्वायर बराबर 1/r स्क्वायर प्लस 1/xl स्क्वायर, ये हट जाएगा 1/xl स्क्वायर, ठीक है। ऐसे बच्चों फिर यहाँ पे इसके अंदर यहाँ देख लेंगे तो क्या जाएगा वाई स्क्वायर बराबर जी स्क्वायर प्लस एस एल स्क्वायर, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसके अंदर tan फाई का मान निकालोगे, tan फाई बराबर क्या आएगा आई एल अपॉन आई आर, या कहते हैं एस एल अपॉन जी, या कह देंगे 1/xl बटा 1/r, तो r चला गया ऊपर तो क्या जाएगा r बटा एक्सएल। याद करो श्रेणी क्रम में आया था एक्सएल बटा r, यहाँ आ रहा है r बटा एक्सएल, ठीक है। अब बच्चों देखो अब ये r l हो गया, और अगर ये r c परिपथ होता तो अब क्या किसको इरेज करना है? l वाली टर्म्स को, तो l वाली टर्म्स को इरेज कर देंगे यहाँ पे, इस l वाली टर्म्स को, तो क्या आएगा आई स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर आर प्लस आई सी स्क्वायर, नेगेटिव में आएगा आई सी स्क्वायर, लेकिन उसका होल स्क्वायर करेंगे प्लस बन जाएगा खैर, तो आई स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर आर प्लस आई सी स्क्वायर, यहाँ जाएगा 1/z स्क्वायर बराबर 1/r स्क्वायर प्लस 1/xc स्क्वायर, ठीक है। यहाँ जाएगा tan फाई बराबर, अब यहाँ पे इसको आई एल को इरेज करेंगे तो क्या आएगा माइनस आई सी अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका परिमाण ले लो, तो tan फाई इक्वल टू क्या बोलेंगे आई सी बटा आर बोलेंगे, ठीक है। कोई इरेज करना है अपन को, तो tan फाई बराबर बोलेंगे आई सी बटा आई आर, यहाँ जाएगा एस सी बटा जी, यहाँ जाएगा 1/xc बटा 1/r, 1/xc बटा 1/r, तो r चल जाएगा ऊपर, तो r बटा हो जाएगा xc, ठीक है, r बटा xc, क्लियर। तो बच्चों उसके बाद फिर ऐसे ही यहाँ पे अपन देख लेंगे, मतलब ये निकाल लेंगे मान, फिर ऐसे ही अगर r नहीं है केवल एल सी परिपथ है, एल सी परिपथ है, तो अब क्या r वाली टर्म्स को हटा दो, तो इसको टर्म्स को हटा देंगे तो आई स्क्वायर बराबर क्या आएगा आई एल माइनस आई सी, या कहते हैं आई सी माइनस आई एल, इसको हटा दिया तो आई स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर है, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो आई बराबर आएगा आई एल माइनस आई सी, या कहते हैं आई सी माइनस आई एल। तो बच्चों आई एल माइनस आई सी कब आएगा? जब आई एल बड़ा हो, अर्थात एक्सएल छोटा हो। तो एक्सएल अगर छोटा है तो आई बराबर आई एल माइनस आई सी, और अगर एक्सएल बड़ा है तो आई बराबर आई सी माइनस आई एल करेंगे। ऐसे यहाँ पे 1/z बराबर ये हट जाएगा, तो 1/z बराबर आएगा 1/xl माइनस 1/xc, या कहते हैं 1/z बराबर 1/xc माइनस 1/xl, ठीक है। तो ये प्राप्त हो जाएगा, से यहाँ पे tan फाई का मान भी अपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए r वाली टर्म्स यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे r वाली टर्म्स को हटा देंगे तो जीरो कर देंगे, तो tan फाई का मान क्या जाएगा अनंत, मतलब यहाँ पे कलांतर क्या जाएगा 90 डिग्री, कलांतर यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा, कि r वाली टर्म्स को जीरो कर दिया, जीरो करने पे tan फाई कितना हो गया अनंत, मतलब फाई आएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे अगर r एब्सेंट है तो एग्जैक्ट tan फाई का मान या तो प्लस 90 डिग्री आएगा या माइनस 90 डिग्री आएगा, ये चीज अपन देखते हैं, क्लियर। चलो अब इस पे ये न्यूमेरिकल अपन सॉल्व करें, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे आपसे z, फाई और i इनके मान आप ज्ञात करने हैं। तो परिपथ कौन सा बच्चों? ये आर एल समांतरक्रम परिपथ है, आर एल समांतरक्रम परिपथ है, तो इसमें हम क्या करेंगे? आर एल समांतरक्रम परिपथ बताइए क्या लगे बच्चों सूत्र? पहले z निकालें, तो 1/z बराबर रूट ऑफ 1/r स्क्वायर प्लस, मतलब यूं कर दें चलो इससे 1/z स्क्वायर बराबर 1/r स्क्वायर प्लस 1/xl स्क्वायर, ये बनेगा। यहां से हम देख रहे हैं इस जगह से जब 1/z स्क्वायर बराबर 1/r स्क्वायर प्लस 1/xl स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे r स्क्वायर का मान कितना है? यहाँ पे देखिए ये 1/z स्क्वायर, या कहते हैं 1/z लेते हैं, चलो 1/z बराबर रूट हो जाएगा यहाँ पे रूट 1/r स्क्वायर मतलब 9, 1/xl स्क्वायर मीन्स 1/16। सोचो कितना गया यहाँ पे? इसका अगर अपन एलसीएम ले लें तो एलसीएम तो हो जाएगा 9 × 16, और यहाँ पे 16 + 9 25, 16 + 9 25। तो यहाँ पे इसका व्युत्क्रम कर दो तो z बराबर कितना आ गया? z बराबर आ जाएगा यहाँ पे वर्गमूल करेंगे 3 × 4 बटे में 5, तो 12/5 ओम। z का मान आ गया बच्चों 12/5 ओम आ गया z का मान, ये निकाल लिया अपन ने, ठीक है। उसका फिर हमसे क्या पूछा? यहाँ पे फाई का मान ज्ञात करना है, तो फाई बराबर क्या होता है आपको? tan फाई बराबर, tan फाई बराबर क्या लगाएंगे? r/xl हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे 1/xl बटा 1/r है, तो r चल जाएगा ऊपर, तो r/xl हो जाएगा। तो r/xl, r का मान 3 और xl का मान 4, तो फाई बराबर क्या है बच्चों? फाई बराबर आ गया tan इनवर्स 3/4,
फाइव बराबर टेन इनवर्स 3/4, टेन इनवर्स 3/4 का मान कितना होता है 37 डिग्री, 37 डिग्री ये हो जाएगा मान। फाइव का मान हो गया 37 डिग्री। उसके बच्चों फिर फाइव का मान 37 है, फिर क्या पूछा अपन से, धारा का मान ज्ञात करना है। तो जेड निकाल चुके हैं, तो आई बराबर वी अपॉन जेड कर दें, वी अपॉन जेड। ये दोनों ही आरएमएस मान है, कुछ का है तो आरएमएस मान निकालते हैं। तो वी अपॉन जेड, वी का आरएमएस मान कितना दे रखा है 100 दे रखा है, ठीक है 100 वोल्ट। और जेड का मान कितना निकाला 12/5, तो चल जाएगा पर 500/12 हो जाएगा ये, ठीक है 500/12 ये आ जाएगा रिजल्ट एम्पियर। फिर आगे चाहो तो सोल्व करो, उसमें 4 का भाग लगा दोगे और तो 125/3 वोल्ट वाला ही आ जाएगा, इससे रिजल्ट निकाल लेंगे अपन, ठीक है। और तो उसके बाद फिर आगे देखें, आगे अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि अनुनादी आवृत्ति पर अर्थात एक्सएल बराबर एक्ससी पर, एक्सएल बराबर एक्ससी, अनुनादी आवृत्ति मतलब एक्सएल बराबर एक्ससी, एक्सएल बराबर एक्ससी किस अमीटर का पाठ्यांक शून्य होगा ये बताना है हमें, किस अमीटर का पाठ्यांक 0 होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पे सॉल्यूशन अपन देखें, किस अमीटर का पाठ्यांक 0 है ये हमें बताना है क्या होगा इसके अंदर, इसके अंदर किस अमीटर का पाठ्यांक 0 आएगा। तो यहाँ पे इसमें देखिए परिपथ में यहाँ पे एक तो L और एक C दोनों जुड़ रहे हैं समांतर क्रम में, L और C दोनों समांतर क्रम में जुड़ रहे हैं, तो दोनों पे क्या चीज समान होगी, वोल्टा का मान समान होगा, ठीक है वोल्टेज समान होगा, ठीक है जितना वोल्टेज यहाँ भी कितना वोल्टेज आएगा V, यहाँ भी कितना वोल्टेज आएगा V, दोनों पे वोल्टेज का मान समान आपको प्राप्त होगा। कितना आएगा वोल्टेज, देखिए यहाँ पे इस पे आएगा वोल्टेज V, इस पे कितना आएगा वोल्टेज V, दोनों से यहाँ पे आपने कौन सा क्रम बना रहे हैं समांतर क्रम, तो इसका सॉल्यूशन अपन देखें, दोनों वोल्टेज समान आ रहा है V के बराबर। तो यहाँ से देखिए अब IL का मान कितना, यहाँ पे IL का मान IL बराबर V अपॉन XL, तो ना तो वोल्टेज 0 है ना XL 0 है, इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब अमीटर A1 का पाठ्यांक तो 0 नहीं आएगा। फिर IC मतलब A2 क्या रीड करेगा IC, और IC का मान कितना आएगा, ये आएगा V/XC, ये भी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ये भी नॉट इक्वल टू 0 ये हम दे रहे हैं। और फिर हमें यहाँ पे क्या बच्चों XL बराबर XC गिवन है, नाउ XL बराबर XC गिवन, XL बराबर XC आपको दिया है, इसलिए बच्चों यहाँ पे IL बराबर क्या आएगा IC, XL बराबर XC दिया हुआ इसलिए IL बराबर क्या हो जाएगा IC। अब IL बराबर IC है तो जो नेट धारा है, नेट धारा, अतः नेट धारा I बराबर IL माइनस IC, कितना का मान IL से IC कट गया, कितना गया 0, क्योंकि RL समांतर क्रम परिपथ बन रहे हैं तो उसमें इस R वाली टर्म्स को हटा देंगे तो I बराबर क्या बनता है, I बराबर IL माइनस IC, ठीक है। तो IL IC कट गए तो I का मान क्या होगा 0, तो किसका पाठ्यांक 0 आया, अमीटर A3 का, तो आंसर जो हो जाएगा आंसर A3। तो A3 वाला अमीटर है इसका पाठ्यांक 0 आएगा, ये चीज अपन ने देख ली, ठीक है। अब तो ये तो अपने समांतर क्रम परिपथ पढ़ लिया, ऐसे ही कोई सा ही परिपथ दिया हो चाहे समांतर क्रम दिया हो चाहे आगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल है। जनरली मेडिकल में मिक्स्ड कॉम्बिनेशन आते नहीं है, फिर भी मिक्स्ड कॉम्बिनेशन बाई चांस कहीं क्वेश्चन मिल जाए तो हम कैसे सोचते हैं कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन मतलब समांतर क्रम श्रेणी क्रम का जो मिक्सचर कॉम्बिनेशन आपको दिया हुआ है, स्टार्टिंग यहीं से करनी है, स्टार्टिंग यहीं से करनी है बच्चों। आपको कला आरेख बनाना पड़ता है, पहले कला आरेख बनाएंगे, ठीक है। कला आरेख बनाकर उसमें अपन समीकरण बनाएंगे, चाहे धारा की समीकरण बन रही हो चाहे वोल्टा की समीकरण बन रही हो, समीकरण बनाते हैं अपन, पहले कलांतर बनाना पड़ता है, ठीक है। जैसे कलांतर बनाया अपन ने, मतलब कलांतर में ये ग्राफ बनाएंगे, कला आरेख बनाएंगे, इसमें IR IL IC जितनी भी धाराएं उसके अंदर आ रही हैं, पहले उन धाराओं का अपन ने देखा। एक देखो इसमें इस परिपथ में ये 3 भुजाएं समांतर क्रम में थी, तो तीनों की धाराएं निकाली अपन ने, तीनों की धाराएं निकाली, यहाँ पे वोल्टेज लिख दिया, तीनों की धाराओं को अपन ने इस प्रकार जचाया, IL IR IC सबको इस तरह जचाया, फिर से अपन ने नेट धारा निकाल ली, ठीक है। ऐसे अपन को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। अब उनको जचाने से पहले आपको पता था कि इस ब्रांच में जो IR है वो तो वोल्टेज के समान दिशा में होगी, इस ब्रांच में IL है वो इस वोल्टेज के आगे, IL का मान वोल्टेज से पीछे होगा, दिखा दिया। इस ब्रांच में जो IC है ये इस वोल्टेज से आगे होगी, ये दिखा दिया। फिर तीनों धाराओं का नेट अपन ने निकाल लिया, और कितना आगे कितना पीछे होगी जानते हैं, 90 डिग्री आगे होती है धारा, ये IL धारा इस वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होती है आगे उसमें। तो ऐसे ही इसमें
आपने मॉड्यूल में एक सॉल्ड एग्जांपल दिया है, इसको अपन देखें मॉड्यूल का सॉल्ड एग्जांपल को, इसको निकाले बच्चों। मॉड्यूल में यहाँ पे देखिए आपने मॉड्यूल के अंदर सॉल्ड एग्जांपल दिया है आखिरी में ही, मतलब जहाँ पे थ्योरी खत्म हो रही है, ठीक है, थ्योरी खत्म हो रही है, वहाँ पे जो सॉल्ड एग्जांपल नंबर 45 है, उसको हल्का सा देख लें, पूरा सॉल्व नहीं करा, हिंट दे रहा हूँ, अपने आप समझ जाना। यहाँ तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, इसमें पहली ब्रांच जिसमें मैंने I1 लिखा हुआ है धारा, दूसरी ब्रांच में धारा I2 लिखी हुई है, तो आपसे कह रहा है कि इस परिपथ में I1 कितना है, I2 कितना है, टोटल धारा क्या है, टोटल जेड क्या है, ये निकालना है, ठीक है। तो जो पहले अपन ने देखो फर्स्ट ब्रांच में धारा निकाल ली, फिर तीनों ब्रांचेस समांतर क्रम में थी, वोल्टा समान थी, V, ठीक है। तो I1 निकाल ली V/Z1 करके, तो पहली ब्रांच में दोनों श्रेणी क्रम में था ना, RL श्रेणी क्रम में, तो Z1 का मान √R² + XL² हो जाएगा। तो उससे पहले I1 निकाल लिया, I1 निकाल के उसका अपन कलांतर भी निकालना पड़ेगा कि I1 जो है वोल्टेज से कितनी आगे है या कितनी पीछे है। तो पहले अपन ने I1 की φ1 निकाल ली, जो कि आ रही है +45 डिग्री, मतलब +45 आ रहा है, मतलब जो धारा है, मतलब जो वोल्टेज है, धारा I1 से 45 आगे है, या कहते हैं धारा I1 वोल्टेज से 45 पीछे है, ठीक है। फिर ऐसे सेकंड परिपथ में RC श्रेणी क्रम में थे, तो उसके लिए नेट धारा निकाल ली I2 निकाल ली, इसका φ2 निकाला, φ2 आया -45 डिग्री, मतलब यहाँ पे वोल्टा जो है I2 से 45 डिग्री पीछे है, या कहते हैं I2 धारा वोल्टा से 45 डिग्री आगे है। फिर अपन ने इसका बनाया कला आरेख, देखिए कला आरेख दिखा रखा है, आपका शुरुआत यहीं से करनी पड़ती है कला आरेख से। पहले यहाँ पे अपन ने I1 I2 निकाल के उसकी कला निकाल के कला आरेख बनाया, तो देखो वोल्टेज को क्षैतिज दिखा के I1 नीचे है 45 डिग्री, I2 है 45 डिग्री ऊपर, तो I1 I2 में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, I1 I2 में एंगल 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है, तो परिणामी धारा क्या हो जाएगी √I1² + I2², इससे निकाल लिया नेट धारा। अब नेट धारा गई, फिर Z बराबर नेट वोल्टेज बटा नेट करंट, उससे Z का मान भी निकल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ये समझ सकते हैं मिक्स कॉम्बिनेशन में, ठीक है। प्राय मेडिकल में जनरली नहीं पूछे जाते मिक्स कॉम्बिनेशन, लेकिन इससे अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बच्चों इसके अपन थ्योरी कंप्लीट कर ली। अब इसके कुछ क्वेश्चंस अपन सॉल्व करते हैं, जैसे कि आपको मैंने इसमें अपन जो कौन से डाउट डिस्कस करेंगे, ये अपन देखें पूरे क्वेश्चंस कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, इसमें जो भी डाउट्स वगैरह आपके आ सकते हैं, मेन क्वेश्चंस। तो जो इस टेस्ट में जो AC का पोर्शन है अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया है, कंप्लीट AC अपन ने पढ़ लिया है। अब जो टेस्ट में डिफाइन कर रखा है AC का पोर्शन आएगा खैर उतना ही, लेकिन फिर भी कुछ अनुवाद वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो इसलिए अनुवाद वाली चीजों को आप ढंग से पढ़ते हुए सॉल्व करना, क्योंकि टॉपिक कंप्लीट अपन ने पढ़ लिया है, इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया हो गया, कुछ भी नहीं है, पढ़ना कंप्लीट है, ठीक है। टेस्ट में जहां तक आएगा जो अपन ने डिफाइन किया लगभग वहीं तक का पोर्शन आएगा, ठीक है, श्रेणी क्रम तक का बात पहले पढ़ी। चलो अब देखते हैं इसके डाउट डिस्कस करते हैं अपन। तो चलो यहाँ तक तो देखो अपन ने पैरेलल कॉम्बिनेशन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में पॉसिबल है, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, बट इस टाइप के क्वेश्चन अपने मेडिकल एग्जाम में नहीं पूछे जाते। फिर भी आपको हल्का सा हिंट दे दूं, हमें करना क्या है, अगर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का सर्किट गिवन है, ठीक है, तो जैसे अपन को सीरीज कॉम्बिनेशन हो चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, स्टार्ट कहाँ से करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चों, पहले अपन ड्रॉ करते हैं फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में, ठीक है, जैसे मान लो अपन ने फेजर डायग्राम में भाई अपने का वोल्टेज को फिक्स कर दिया, वोल्टेज को फिक्स करके हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिया वोल्टेज को, फिर जो फर्स्ट ब्रांच मैंने करंट फाइंड की IR, सेकंड ब्रांच में IL, थर्ड ब्रांच में IC, और जितनी भी अलग अलग ब्रांचेस है सही ब्रांचेस में क्या फाइंड करेंगे, करंट की वैल्यू, ठीक है, करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट ब्रांच में I1, सेकंड ब्रांच में I2, थर्ड ब्रांच में I3, तो फिर हम क्या करेंगे, पहले तो वोल्टेज को शो कर देंगे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, फिर जो I1, I2, I3 आ रहे हैं उनके फेज डिफरेंस भी अपन चेक करेंगे, फेज किस एंगल पे वो अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। मींस I1 की वैल्यू किस फेज एंगल φ1 पे अप्लाई हो रही है उसके अकॉर्डिंग I1 को अरेंज करेंगे, I2 करंट की वैल्यू किस फेज एंगल पे उसको अपन फाइंड करके उस I2 को अरेंज करेंगे, ऐसे ही I3 को अरेंज करेंगे, फिर तीनों I1, I2, I3 आ गई, फिर उनका निकाल लेंगे नेट करंट, I1, I2, I3 का हम निकाल लेंगे नेट करंट, ठीक है। फेज डायग्राम के अकॉर्डिंग नेट करंट आ गया, तो नेट वोल्टेज गिवन हो आपको, नेट करंट अपन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो फिर ऐसे निकल जाएगा जो नेट करंट, और फिर आपसे पूछा कि नेट इंपीडेंस फाइंड करो, तो नेट इंपीडेंस कैसे निकल जाएगा, नेट वोल्टेज अपॉन नेट करंट, नेट वोल्टेज अपॉन नेट करंट से अपन नेट इंपीडेंस भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हिंट के तौर पे आपको समझाऊं, जिसमें अपने मॉड्यूल पे एग्जांपल नंबर 45 शॉर्ट एग्जांपल जो 45 गिवन है पेज नंबर 22 पे वो समझा रखा है इसमें, ठीक है। अपने आप ट्राई करना, हिंट आपको दे दिया मैंने। यहाँ पे जो फर्स्ट ब्रांच है RL सीरीज सर्किट है, ठीक है। RL सीरीज सर्किट के लिए पहले अपन ने क्या फाइंड कर लिया, यहाँ पे I1 फाइंड कर लिया है, इस ब्रांच में करंट I1 फाइंड कर लिया और इसका फेज डिफरेंस φ1 कैलकुलेट कर लिया है। एक ऐसे ही सेकंड ब्रांच जो है RC सीरीज सर्किट है, इसके लिए अपन ने क्या फाइंड किया, I2 एंड φ2 कैलकुलेट कर लिया। फिर अपन ने ड्रॉ किया फेजर डायग्राम, तो आपसे कहा स्टार्ट ही फेजर डायग्राम करना पड़ता है हमें, तो इसलिए फेजर डायग्राम के लिए पहले I1, I2, φ1, φ2 हमने कैलकुलेट कर लिए। अब बनाया अपन ने फेजर डायग्राम,
फेजर डायग्राम ड्रॉ करके अब यहाँ से अपन ने देखा कि I1 एंड I2 दोनों आपस में परपेंडिकुलर आ रहे हैं, I1 I2 परपेंडिकुलर फॉर्म में ऑप्टेन हो रहे हैं, और जब भी टू करंट्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो रिजल्ट क्या जाएगा, रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। तो अपन ने रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर से करंट फाइंड कर लिया है, और फिर Z इज इक्वल टू टोटल इंपीडेंस कैसे निकल जाएगा, V अपॉन I करके। ठीक है, तो इस तरह अपन ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मिक्स कॉम्बिनेशन के सॉल्व क्वेश्चंस। ठीक है, आइए समझ बच्चों, तो ये अपने आप हल्का सा ट्राई कर लेना, छोड़ भी दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं आप एक बार देख लो उसको। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ तक तो अपने पूरा अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर फिनिश कर लिया, कंप्लीट हो गया टॉपिक। अब बच्चों इस पे जो क्वेश्चंस आपको कल सॉल्व करके लेके आने हैं, वो सारे क्वेश्चन खैर सॉल्व करने होते हैं, डिस्कशन हम करेंगे इन क्वेश्चंस का, स्टेज 1 2 3 4 इन क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। चलो स्टेज 1 के कुछ एक क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बाकी ये स्टेज 2 3 वाले क्वेश्चन कल अपन डिस्कस करेंगे। पहले स्टेज 1 अपन देखें बच्चों, स्टेज 1 इसमें क्वेश्चन नंबर 1 अपन देख रहे हैं। स्टेज 1 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको क्या गिवन है, फाइंड द टाइम ऑफ एसी करंट व्हेन करंट गेट्स मैक्सिमम पॉजिटिव टू मैक्सिमम नेगेटिव। और जो मैक्सिमम पॉजिटिव से मैक्सिमम नेगेटिव तक आने का टाइम कितना होता है, t/2 होता है। ये आप जानते हो, इस तरह से अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है, ठीक है मिस, ये जो टाइम है यहाँ से तक का टाइम, दिस टाइम इंटरवल इज t/2, दिस टाइम इंटरवल इज t/2। ये हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ t/2, मैक्सिमम नेगेटिव और ये मैक्सिमम पॉजिटिव के बीच का जो टाइम इंटरवल है, t इक्वल टू कितना होगा, t/2, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो टाइम पीरियड कितना होगा, 1/50, तो टाइम पीरियड को रख दो 1/50 डिवाइड बाय 2, तो कितना का चाहिए 1/100, तो 1/100 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन 3 में, फाइंड आउट ERMS व्हेन 2 EMF E1 is equal to E0 sin omega t and E2 is equal to E0 cos omega t are superimposed। सुपरइम्पोज मींस ऐड, सुपरइम्पोज मींस आपको एडिशन करना है। मिस यहाँ पे E की जो वैल्यू है ERMS मतलब E की जो वैल्यू है E1 प्लस E2 इक्वल होगी, तो E1 यहाँ पे कितना गिवन है, E0 sin omega t, मींस इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिख रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू E0 sin omega t प्लस E0 cos omega t, ये तो क्या है बच्चों इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब यहाँ पे देखो ये A sin omega t प्लस B cos omega t फॉर्म बन रहा है, तो यहाँ पे इसकी पीक वैल्यू अगर अपन फाइंड करें, ठीक है नेट पीक वैल्यू, तो यहाँ पे इसमें पीक वैल्यू फाइंड करोगे तो E0 नेट कितना है बच्चों, E0 नेट इज इक्वल टू पीक वैल्यू रूट ऑफ E0 स्क्वायर प्लस E0 स्क्वायर, तो क्या बच्चों हो गया ये √2 टाइम्स ऑफ E0। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है RMS, तो ERMS फाइंड करेंगे, तो ये जो पीक वैल्यू आपने फाइंड की है इसमें डिवाइड कर दो √2 से, बिकॉज हम जानते हैं ERMS इक्वल टू E0 अपॉन √2 होता है, तो क्या बन जाएगा ये √2 E0 अपॉन √2, तो कट गया कितना चाहिए E0, नेट RMS वैल्यू कितनी आएगी E0, ये आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है AC करंट ऑफ 14 एम्पियर पीक वैल्यू इज, मतलब पीक वैल्यू गिवन है, is flowing in wire to generate heat, what would be value of DC current when the same amount of heat is generated। तो जो हीट की इंफॉर्मेशन गिवन है, जब हीट सेम है तो अपन जानते हैं डीसी की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ डीसी किसको शो करती है बच्चों, IRMS ऑफ एसी को। तो हमसे यहाँ पे वैल्यू ऑफ डीसी तो पूछ रहा है, इसका मतलब IRMS ऑफ एसी, आपको IRMS ऑफ एसी फाइंड करना है, तो IRMS IDC बोल लो, और IRMS इज इक्वल टू क्या होता है I0 अपॉन √2। ठीक है, I0 अपॉन √2, तो यहाँ से I0 अपॉन √2 करना है, तो I0 कितना गिवन है आपको 14, √2 की वैल्यू कितनी होती है 0.7 के समथिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे √2 वैल्यू 1.7 समथिंग होती है, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अच्छा IRMS I0 अपॉन √2, I0 यहाँ पे गिवन है आपको 14 एम्पियर। ठीक है, एंड √2 की वैल्यू 1.732, तो उसको डिवाइड करोगे, अच्छा सॉरी तो √3 होता है 1.4, √2 वैल्यू कहते हो 1.4 समथिंग होती है, तो उसको डिवाइड करेंगे नियरली कितना हो जाएगा 10। ठीक है, 1.414 था, नियरली 10 एम्पियर, तो आ जाएगा रिजल्ट फोर्थ का आंसर। ओके, फोर्थ का अपन देखें क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपको यहाँ पे I इज इक्वल टू 2√T गिवन है, इसकी आपको RMS वैल्यू फाइंड करनी है। आपको बता जब भी कोई फंक्शन ऑफ मतलब I किसी फंक्शन ऑफ T की फॉर्म में गिवन है, तो यहाँ से पहले अपन IRMS फाइंड करते हैं। फॉर्मूला क्या था, IRMS इक्वल टू IRMS स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 कितना यहाँ पे 4 माइनस 2 कर देंगे, इंटीग्रेशन लिमिट T1 से T2, ठीक है T1 टू T2 बस 2 से 4 तक लिमिट लगा दी, इंटू I स्क्वायर dt, तो I स्क्वायर करेंगे तो 2√T
स्क्वायर डी टी, ठीक है। 1/T2 - T1 लिमिट फ्रॉम T1 टू T2 I स्क्वायर डी टी, ये अप्लाई कर दिया फॉर्मूला। तो जो क्या हो जाएगा, यहाँ से नीचे तो कितना हो गया 2, ठीक है, और ये भी 2 है इसी, आउटसाइड में आ जाएगा 2, अंदर क्या बचा t, ठीक है, क्योंकि 2 अच्छा स्क्वायर करेंगे 4 आएगा ना, ये 4, और ये क्या है बच्चों t का। अब हम करें इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा, चलो पहले पूरा लिखता हूँ एक बार में। 2 से 4 तक लिमिट है, ये क्या आएगा t dt। अब यहाँ से 4 से 2 तो कर दो 2 टाइम्स, ये तो 2 टाइम्स कट गया, अंदर t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 हो गया, लिमिट इज 2 to 4, ठीक है। 2 से 2 अगेन कैंसिल, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 16 - 4 जो कि कितना है बच्चों 12। ये क्या फाइंड किया आपने आई आर एम एस स्क्वायर, तो उसका रूट कर दो, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू जाएगा √12, दैट इज 2√3 एम्पियर। 2√3 एम्पियर यह जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 इसमें आपको ये गिवन है एसी वोल्टेज सोर्स इज चेंज विद टाइम एज v इज इक्वल टू 100 sin 100 pi t प्लस cos 100 pi t। तो जो उसकी आपको पीक वैल्यू फाइंड करनी है, ये पूछा गया ऑप्शंस में। तो यहाँ पे देखो जो इक्वेशन गिवन है ये साइन इंटू कॉस की फॉर्म में गिवन है, साइन इंटू कॉस की फॉर्म में, मतलब साइन 100 pi t 100 pi t cos 100 pi t, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें देखिए इसको अपन ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे इसको 50 को लिख दूं मैं, 100 को लिख दूं 50 इंटू 2 की फॉर्म में, तो 50 यहाँ छूट जाएगा। अब 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, 2 साइन थीटा कॉस इज इक्वल टू क्या होता है साइन 2 थीटा, में से बन जाएगा साइन 2 ओमेगा टी मींस 200 पाई टी, ठीक है। साइन 200 पाई टी ये बन गया, ठीक है, क्योंकि अपन जानते हैं बिकॉज ऑफ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है बच्चों 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी पीक वैल्यू कितनी आ रही है 50, तो वी नॉट इज इक्वल टू कितना आ रहा है 50, ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी कितना आएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई होता है, तो ओमेगा अपॉन 2 पाई करेंगे तो 200 अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे, यह आ जाएगा 100 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी तो 100 हर्ट्ज होगी इसकी, एंड पीक वैल्यू 50 वोल्ट, तो आंसर सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16। बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 इसमें आपको ये बोला गया कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटी कनेक्टेड टू एसी सोर्स ऑफ E इक्वल टू 100√2 sin 50t विद एसी अमीटर, फाइंड आउट रीडिंग ऑफ अमीटर। और जो सिंपल एसी अमीटर है क्या रीड करेगा आरएमएस वैल्यू, तो हम जानते हैं आई आर एम एस इक्वल टू होता है वी आर एम एस अपॉन जेड, ठीक है। अब यहाँ पे जेड की फॉर्म में केवल कौन है, ओनली कैपेसिटर कनेक्टेड है, ठीक है, ओनली कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो यहाँ पे वी आर एम एस अपॉन XC बनेगा, जेड इक्वल टू XC, और XC इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा सी मींस 1 अपॉन 2 पाई FC, ऊपर चल जाएगा, तो ये VRMS इंटू 2 पाई FC बनेगा ये। बस अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो VRMS, तो यहाँ पे देखो ये पीक वैल्यू कितनी है इसकी 100√2, जो इक्वेशन की बना ना पीक वैल्यू 100√2 है, इसमें √2 का डिवाइड कर दो तो RMS वैल्यू कितनी आएगी 100 मींस 100√2 में डिवाइड कर दिया अपन ने √2 का, तो ये आरएमएस वैल्यू हो गई। फिर इनटू 2 पाई की वैल्यू, यहाँ पे पाई को पाई रहने दो, चलो पाई, फिर यहाँ पे बच्चों एफ की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी बच्चों ओमेगा अपॉन 2 पाई होती है, ओमेगा कितना यहाँ पे 50, जो टी का मल्टीप्लायर है ओमेगा को शो कर रहा है, मतलब 50 अपॉन 2 पाई, तो ये ओमेगा अपॉन 2 पाई कर दी फ्रीक्वेंसी वैल्यू। एंड सी की वैल्यू कितनी की मैंने आपको 2 माइक्रोफेरेड मींस 2 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल, ठीक है, तो ऊपर कितना जाएगा बच्चों ये 5000 इंटू 2 मतलब 10,000, ऊपर हो जाएगा 10,000, ठीक है, इंटू 10⁻⁻⁶, तो ये जाएगा 10⁻⁻2 एम्पियर, या इसको बोलते हैं 10 मिली एम्पियर कह सकते हैं, 10 मिली एम्पियर यह जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिर 19 देखें, 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपको इस तरह से गिवन है I इक्वल टू 314 टाइम टी गिवन है और E की वैल्यू गिवन है, मींस I एंड E दोनों इन्फॉर्मेशन गिवन है। आपसे कह फाइंड आउट रिएक्टेंस, तो रिएक्टेंस फाइंड करना है तो सिंपल, यहाँ पे आप जानते हो तो R की फॉर्म में निकालना है, अपन जानते हैं tan phi इक्वल टू क्या होता है x अपॉन r, tan phi इक्वल टू x अपॉन r, ठीक है, x मतलब एक्सएल माइनस एक्सी हुई x अपॉन r, यहाँ से phi, तो यहाँ पे phi की इन्फॉर्मेशन कितनी गिवन है आप देखिए, यहाँ पे आपको phi गिवन है 3 गिवन है, क्योंकि साइन यहाँ पे I में तो साइन 314t है एंड E में 314t प्लस π/3, तो फेज डिफरेंस कितना है π/3 है, तो tan π/3
इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर। अब तो यहाँ पे देखिए tan π/3 √3 होती है, तो r को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इक्वल टू क्या जाएगा √3 टाइम्स ऑफ r, यह जाएगा रिजल्ट। ठीक है, तो क्या क्या आंसर बच्चों सेकंड। 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 अपन देखें। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको C एंड L की इन्फॉर्मेशन गिवन है, R गिवन है 25 ओम, ठीक है, सोर्स की इन्फॉर्मेशन गिवन है 310 sin 314 t, फाइंड द इम्पीडेंस। इम्पीडेंस तो यहाँ पे देखिए Z इक्वल टू, ये तीनों सर कनेक्टेड है, RLC सीरीज सर्किट है, तो Z इक्वल टू क्या होता है रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, या कहते हैं XL माइनस XC होल स्क्वायर, या कहते हैं ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये पुट करनी है। R कितना गिवन है यहाँ पे 25, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ओमेगा, यहाँ पे जो T का मल्टीप्लायर है मतलब 314, तो यहाँ पे 314 ये रख दिया, L की वैल्यू 0.1 है, ये 0.1 पुट कर देंगे, माइनस 1 अपॉन ओमेगा C, तो 314, C की वैल्यू यहाँ पे जो गिवन है आपको 25 माइक्रोफेराड है, इस 24 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेशन काफी लेंथी सी कैलकुलेशन है पॉइंट्स की फॉर्म में, तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। ये नियरली इक्वल टू आता है 99.2 ओम, ये बनता है रिजल्ट 99.2 ओम रिजल्ट। ठीक है, झूठ नहीं बोल रहा, सॉल्व करके देख लेना, आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 26। तो जो क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे कह रहा है कि C एंड L की वैल्यू गिवन है एंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को अगर अपन अनचेंज रखते हुए इंडक्टर की वैल्यू चेंज करें, इंडक्टेंस को 100 कर दें, तो न्यू कैपेसिटेंस क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 में आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/2π√LC। ठीक है, अब ये हमको फिक्स बोल दिया, ये फिक्स्ड, इसका मतलब L इंटू सी की वैल्यू भी क्या आएगी फिक्स होगी, L इंटू सी इक्वल टू फिक्स, क्योंकि यहाँ पे 2π तो वैसे कांस्टेंट है, तो L इंटू सी क्या होना चाहिए फिक्स्ड। तो चलो पहले L कितना गिवन है यहाँ पे 0.1 एंड C कितना गिवन है आपको 200 माइक्रोफेराड। ठीक है, इक्वल टू फिर यहाँ पे L को आपने 100 कर दिया है एंड C डैश आपको फाइंड करना है, तो C डैश तो कितना जाएगा 00 से 00 कैंसिल कर दो, तो कितना हो गया 0.1 मतलब इंटू 0.2 माइक्रोफेराड, 0.2 माइक्रोफेराड, ये बन जाएगा इसका रिजल्ट। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा सेकंड। 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 33। तो जो क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए क्या कह रहा है आपसे, आपको सर्किट में वोल्टेज इक्वल टू 100 sin 100 t की इंफॉर्मेशन गिवन है, करंट भी गिवन है, फाइंड आउट पावर। ठीक है, पावर फाइंड करना है। तो जो पावर के लिए बताया तो कुछ नहीं, अपन कौन सी फाइंड करते हैं इफेक्टिव पावर, जो कि क्या होती है VRMS IRMS cos phi। ठीक है, VRMS IRMS cos phi ये यूज करना है, VRMS IRMS cos phi। ठीक है, VRMS IRMS cos phi, तो यहाँ पे VRMS की वैल्यू क्या जाएगी, देखिए V0 मतलब जो पीक वैल्यू है वोल्टेज की तो 100 है, तो उसको 100/√2 कर दो, 100/√2। करंट की पीक वैल्यू कितनी गिवन है इक्वेशन में 100 साइन लिखा हुआ है, मतलब 100 पीक वैल्यू है करंट की, तो RMS वैल्यू क्या आएगी 100/√2 फिर cos phi। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मिली एम्पियर है ना, तो मिली एम्पियर में 10⁻³ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मिली एम्पियर गिवन है करंट। ठीक है, मिली एम्पियर। और जो फिर cos phi, phi कितना यहाँ पे इसमें phi की वैल्यू π/3 है, मतलब 1/2 जाएगा cos π/3 1/2, तो उसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करने पे रिजल्ट आ जाएगा 2.5 वाट। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा 2.5 वाट के इक्वल आंसर आ जाएगा ये। 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर जो 35 अपन देखें, 35 में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है LR सीरीज सर्किट है। ठीक है, यहाँ पे रिएक्टेंस इक्वल टू रेजिस्टेंस बोला गया है। ठीक है, मींस रिएक्ट मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब XL इक्वल टू R कहा गया क्वेश्चन में, XL की वैल्यू R के इक्वल है, और आपसे क्या है EF E0 cos ओमेगा t है, यहाँ पे पावर लॉस फाइंड करना है। वैसे तो अभी अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया था चौक कॉइल के अंदर, वैसा ही क्वेश्चन है वो, तो यहाँ पे पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू VRMS, इससे भी निकाल सकते हैं या हम चाहते भी कर सकते हैं VRMS अपॉन Z होल स्क्वायर इंटू R, इसका भी यूज कर सकते हैं। तो VRMS यहाँ पे इस इक्वेशन में VRMS कितना है, यहाँ पे पीक वैल्यू तो E0 है, तो उसकी RMS वैल्यू क्या जाएगी E0 अपॉन √2, पीक वैल्यू में √2 का डिवाइड कर दिया, RMS वैल्यू बन गई। और Z कितना होगा बच्चों, यहाँ पे हम जानते हैं RL सीरीज सर्किट बोला गया है, तो Z इक्वल टू √R² प्लस XL² होता है, मींस √R² प्लस R² करेंगे, बिकॉज XL की वैल्यू आपको R के इक्वल गिवन है, इंटू R। ठीक है, होल स्क्वायर इंटू R, तो यहाँ पे सॉल्व कर लो, यह आ जाएगा रिजल्ट E0/4R, E0²/4R, यह आ जाएगा रिजल्ट इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 37 अपन देखें। क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर
यहाँ से कह रहा है इन ए सर्किट व्हाट परसेंटेज इंपीडेंस शुड बी इंक्रीज टू कीप वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस रेजिस्टेंस कांस्टेंट सो दैट पावर फैक्टर चेंज टू 1/2 टू 1/4। तो जो पावर फैक्टर आप जानते हो, पावर फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, पावर फैक्टर इक्वल टू होता है R/Z। तो R को तो फिक्स रखने की बोल रहा है, तो प्रोपोर्शनल टू 1/Z हो गया। तो देखिए यहाँ पावर फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z है, तो यहाँ पे आपने पावर फैक्टर को 1/2 से 1/4 कर दिया, मतलब पावर फैक्टर वैल्यू हाफ कर दी है। तो पावर फैक्टर आपने हाफ कर दिया तो Z इक्वल टू क्या जाएगा, डबल। यहाँ पे पी एफ डैश इक्वल टू आपसे क्या बोला गया, PF/2 आपको गिवन है, तो दिस इंप्लाइज Z डैश इक्वल टू क्या जाएगा, ट्वाइस ऑफ Z। ट्वाइस ऑफ Z अब परसेंटेज क्वेश्चन है, तो इसको अगर अपन 100 ले लें Z की इनिशियल वैल्यू, तो क्या बन जाएगा ये 200, ठीक है, दैट इज 100% इंक्रीमेंट। 100% इंक्रीमेंट आ जाएगा, रिजल्ट वैल्यू 100% इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू अपन ने फाइंड कर लिया, आई बस में। तो इस टाइप से अपन ये सॉल्व कर सकते हैं। चलो खैर आज के लिए इतना बहुत है। स्टेज 1 के अपन ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 वाले कल क्वेश्चन कल अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, कल मिलते हैं, गुड बाय।